Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 18, Ecosystem, and we studied about various factors which are involved in ecosystem. We studied about biotic factors and abiotic factors and what are the component of the ecosystem. Now, अब बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स को इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्यों बोला गया है? बिकॉज जो हमारा इकोसिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल दी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, राइट. एंड हमने देखा ये लाइफ साइकिल कैसे कंटिन्यू करती है इन द लास्ट लेक्चर, राइट. सी, इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर. अब बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. एंड वी सॉ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म और एनी अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड एंड इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. एंड द ऑर्गेनिज्म which can produce their own food are called as autotrophic organism. इसलिए plants को हम क्या बोलते हैं? Autotrophs. Okay. And the process by which they make their own food is called as autotrophic. Photosynthesis, इसको हम क्या बोलते हैं? Autotrophic type of प्रोसेस. ओके, देन कंज्यूमर्स मतलब क्या? अब कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, राइट. तो कंज्यूमर्स के अंदर एनिमल आ जाता है बिकॉज दिस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट. इसलिए हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. दे आर कंज्यूमिंग एंड दे आर गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. जैसे वो कोई दूसरे एनिमल को खा लेंगे या कोई प्लांट्स को खा लेंगे, इसलिए हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स. एंड इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ओके, देन थर्ड आता है डिकम्पोजर्स. अब आपको अगर लाइफ साइकिल याद है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, व्हाट वी स्टडीड, हमने ये देखा ना, ग्रास है, राइट. ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बर्ड. बर्ड को कौन खाएगा? ईगल. ईगल को कौन खाएगा? आउल. आउल को खाने वाला कोई नहीं होता. तो जब किसी भी आउल की डेथ होती है या किसी भी टॉप कंज्यूमर की डेथ होती है तो क्या होता है? उसका जो बॉडी होता है उसके ऊपर फंगाई ग्रो करते हैं. ओके, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन प्रोसेस. एंड फंगाई को हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर. ओके, तो ये डिकम्पोजर हो गया. डिकम्पोजर में क्या होगा? जो फंगाई है वो आउल के बॉडी पे आएंगे, ठीक है. एंड जो फंगाई होता है उनका खाना हो जाएगा. फिर वो डेड आउल जो है वो उनका खाना है, ठीक है. वो फंगाई उनको खा जाएंगे एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी आउल के अंदर होगा इट विल गेट मिक्सड विद द सॉइल. एंड फिर वो सॉइल से क्या होगा? वो सॉइल को बिकॉज इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच, उसके ऊपर फिर से ग्रास एंड प्लांट्स विल ग्रो. दिस इज़ हाउ द साइकिल कंटिन्यूज. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस साइकिल, ये कैसे चल रही है. ओके, तो डिकम्पोजर में फंगाई या माइक्रोब्स यू कैन राइट एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन. ठीक है, तो सी एनिमल्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ अ सैंडविच. अगर घर में 4 सैंडविच है तो सबसे पहले अगर सैंडविच आपके पापा खा रहे हैं तो व्हाट यू विल से कि जो आपके पापा हैं ही इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर. एंड देन फिर आपने खाया तो यू आर द सेकेंडरी कंज्यूमर. फिर मम्मा ने खाया तो शी इज़ दी टर्शरी कंज्यूमर. दिस इज़ हाउ दी एनिमल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज. ठीक है, सी अबायोटिक फैक्टर्स में आप समझ लो, बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग एंड नॉन अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. ठीक है, तो दिस अबायोटिक फैक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल. तो फिजिकली आपको एयर फील हो सकता है,
you can touch the water vapors, you can see the water vapors, mineral, soil, sunlight, right? तो ये सारे क्या है? दिस आर द फिजिकल अबायोटिक फैक्टर्स. अब केमिकल अबायोटिक फैक्टर्स दो टाइप के होते हैं. वन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द सेकेंड इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड. दिस आर द ऑर्गेनिक अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम. दिस आर ऑल इनऑर्गेनिक अबायोटिक फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम. ओके, सो रिमेंबर एंड जस्ट विजुअलाइज दिस चार्ट इन योर माइंड, ताकि कभी भी अगर आपको कोई भी चीज़ पूछी जाए तो द होल चार्ट कम्स इन योर माइंड इटसेल्फ. ओके, so these are the important components of ecosystem. Now next you studied about the structure of an ecosystem, then we studied about this is the interaction among the factors of an ecosystem. जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने क्या देखा यहाँ पे? जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं लास्ट में फूड साइकिल में, वो ही बायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? तो सी पहले हमने क्या देखा प्रोसेस कि जो है ग्रास है, ठीक है, दिस इज़ द बायोटिक फैक्टर. ग्रास है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने अपना खाना खुद से बनाया एंड दे आर ग्रोइंग इंडिविजुअली. ठीक है, फिर ये प्लांट्स को खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ गए, हम जिसको बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स. सारे एनिमल्स खाते हैं ना ग्रास को. अभी एनिमल्स को कौन खाएगा? व्हेन दिस एनिमल्स विल डाई, माइक्रोब्स एंड फंगाई विल ग्रो ऑन देम. एंड फिर क्या होगा? ये जो इनकी बॉडी डिकम्पोज कर जाएगी सॉइल के अंदर, एंड द सॉइल विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट विच इट रिक्वायर्स टू ग्रो अ प्लांट. तो जब सॉइल के पास सारे न्यूट्रिएंट आ जाएंगे तो क्या होगा? फिर से उसमें ये प्लांट ग्रो करेगा. एंड दिस इज़ हाउ द इंटरैक्शन अमॉन्ग द इकोसिस्टम गोज ऑन कंटिन्यूसली. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस साइकिल. Now next we saw about the various roles of microbes. Interaction में क्या हो रहा है? Then how the producers will get the abiotic factor. If you can see abiotic factor, जब जो कंज्यूमर्स है उनकी डेथ होती है तो क्या होता है? दे गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड फिर उससे प्लांट आता है, राइट? तो यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर से ही प्रोड्यूसर्स को क्या मिल रहा है? अबायोटिक फैक्टर्स. ओके, एंड कंज्यूमर्स को अपना खाना कैसे मिलता है? कंज्यूमर्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, राइट? तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे. ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस एंड यू कैन कॉल इट एज बायोम्स. हम बायोम्स के ऊपर आज पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now in some region on earth a large area has same climate and abiotic factors. अब आपने देखा abiotic factors में क्या क्या आता है? physical and chemical, right? air, sunlight, carbohydrate, lipid are the organic abiotic factor. abiotic में हम लोग ने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा. तो यू आर वेरी मच क्लियर विद बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट? तो अब जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर लार्ज एरिया, जो एक लार्ज एरिया है वहाँ पे सेम क्लाइमेट होता है. जैसे कि इफ़ यू कंसिडर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे पूरे एरिया में स्नोफॉल होता है, राइट? रेनी सीजन के टाइम पे इफ़ यू कंसिडर मुंबई, तो पूरे एरिया में उस टाइम रेनफॉल का सीज़न होता है, राइट? तो सेम क्लाइमेट एंड सेम अबायोटिक फैक्टर्स होता है अर्थ के ऊपर लार्ज एरिया में. ओके, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोज एरिया आर ऑल्सो सिमिलर, राइट? यहाँ पे ह्यूमन्स ही रह रहे हैं, तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हु आर सर्वाइविंग इन दिस एरिया, दे आर ऑल्सो सिमिलर. So a specific ecosystem develops in a vast area. Okay, and such large ecosystem are called as biomes. तो ये जो large ecosystem या एक जो specific ecosystem बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ecosystem and biomes. And remember ecosystem किन से बनता है? बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरैक्शन से ही इकोसिस्टम बनता है. एंड जब एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप करता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं बायोम. अब यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. अब उसके अंदर जो भी फ़िश होती है उनका सबका जो रहने का तरीका है, राइट? द सराउंडिंग दे आर गेटिंग इज़ द सेम फॉर ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स. तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, राइट? तो उसको हम बोलेंगे एक्वाटिक बायोम. दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन. ठीक है, एंड दिस बायोम्स कंटेन मैनी स्मॉल इकोसिस्टम. ठीक है,
नाउ यू कैन रिमेंबर दिस, अभी आपकी जो पूरी क्लास है, सपोज उसके अंदर 75 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ग्रुप नहीं होता क्लासरूम में, सब फ्रेंड्स अपना अपना ग्रुप बना के बैठते हैं, 10 10 7 8 9 का ग्रुप होता है, राइट। तो वो जो एक स्मॉल आप ये बनाते हो ना फ्रेंड्स ग्रुप, उसको आप बोल सकते हो वो एक बायोम है, बिकॉज उनका सबका सराउंडिंग, उन सबका नेचर एक जैसा है, सो दे आर फ्रेंड्स। तो यू कैन से कि जब एक इकोसिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन द सेम एरिया, उसको हम बोलते हैं बायोम। ओके, नाउ अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम, राइट, एंड 2 टाइप्स ऑफ बायोम्स आर फाउंड ऑन अर्थ। एक ऐसे बायोम जो लैंड के ऊपर रहते हैं, एंड एक ऐसे बायोम जो एक्वाटिक मतलब पानी में रहते हैं। ओके, सो रिमेंबर कितने टाइप के बायोम्स होते हैं, एक तो जो लैंड के ऊपर रहते हैं एंड दूसरे जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक बायोम्स। ओके, now looking back, new words are created within the development and science, and same is the case with the word ecosystem. अब अगर आप साइंस में ऐसे बोलोगे कि you are very much familiar with each and every word which occurs in science, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे कि you have done a post graduation, राइट, तो एंड आप बोल रहे हो आपको सारे वर्ड्स पता है साइंस में, बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू कम, साइंस में द साइंटिस्ट माइट हैव डेवलप्ड अनदर वर्ड, द सेम गोज विथ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑल्सो, देर आर मैनी वर्ड्स, राइट, एंड उसका डेफिनेशन रोज़ रोज़ चेंज होता है, उसका मीनिंग रोज़ रोज़ चेंज होता है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें ऐड होती रहती है, एंड द सेम प्रोसेस अकर विद दिस इको सिस्टम ऑल्सो। Okay, so how can we describe the interrelationship between physical and biological factors in one word? तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे बताओगे कोई भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच में? इट इज़, यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू दिस इकोसिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, इफ़ वी गो इन डेप्थ एंड स्टडी दिस, तो यहाँ पे आप इकोसिस्टम बोल सकते हो। ओके, इन 1930 द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू अ साइंटिस्ट रे क्लैम्फिन, इकोसिस्टम वॉज हिज आंसर, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट है। तो जब साइंटिस्ट रे क्लैम्फिन को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ही आंसर्ड इट एज इकोसिस्टम। ओके, एंड हिज कलीग्स A.G. टैंसील यूज दिस वर्ड इन 1935। 1930 में ये वर्ड किसने दिया था, रे क्लैफिन ने, एंड उनका एक कलीग था A.G. टैंसले, ही यूज्ड हिज वर्ड इकोसिस्टम इन द ईयर 1935, एंड बायोटिक कम्युनिटी इज़ अनदर नेम फॉर इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को आप दूसरा नाम क्या दोगे, बायोटिक कम्युनिटी। अब आपका 2 नाम होता है ना, एक घर पे मम्मी बुलाती है और एक स्कूल का नाम, वैसे ही इकोसिस्टम हैज़ दिस डिफरेंट नेम्स। ओके, तो दूसरा नाम क्या है, रिमेंबर इट इज़ बायोटिक कम्युनिटी। ओके, एंड कितने टाइप के बायोम्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोम्स, वन इज लैंड बायोम एंड द अदर इज एक्वाटिक बायोम। ओके, नाउ सी लैंड बायोम एंड एक्वाटिक बायोम वी विल कवर इन डेप्थ। तो लैंड बायोम पे ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स आएंगे जो सिर्फ लैंड के ऊपर रहते हैं। ओके, तो द बायोम्स विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड एज लैंड बायोम, एंड अगर आप एक्वाटिक की बात करोगी तो वहाँ पे डेफिनेशन क्या आएगा, द बायोम्स विच एग्जिस्ट ओनली इन वाटर। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक बायोम। तो लैंड के लिए दे विल लिव ऑन लैंड। ओके, नाउ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स, different types of ecosystem exist. अब because the distribution of the abiotic factor is unequal, it is not separated equally, इसलिए हमें different types of ecosystem exist करता है। ओके, and that we will be studying ahead। पहला है grassland ecosystem, ठीक है, दूसरा है evergreen forest। ओके, these are the 2 types of इकोसिस्टम, लैंड बायोम वाला इकोसिस्टम। हाँ, सी एग्जाम्पल, ग्रासलैंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइसलैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन तैगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। सो दिस आर द वेरियस लैंड बायोम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या होता है अभी, सी ग्रासलैंड्स जो है वो डेवलप कब करेंगे, जब अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा, ताकि
बिकॉज अगर रेनफॉल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, लार्ज लार्ज ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहाँ पे एडिकेट रेनफॉल नहीं मिल रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज। ओके, तो सी grassland develop where rainfall is not enough to grow the big trees, okay, and vast number of grass is found in this ecosystem। यहाँ पे सिर्फ grass present होगा, trees नहीं होंगे ना। what is the difference between grass and tree? ग्रास जो होंगे वो ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे से होते हैं, दे डू नॉट ग्रो मच। एंड ट्री क्या होता है, देर आर वेरी बिग बिग ट्रीज विच आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, राइट। तो ट्री बड़े होते हैं, ग्रास लैंड में सिर्फ ग्रासेस प्रेजेंट होंगे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। सी लॉन्ग समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप ड्रॉफ प्लांट्स इन दिस एरिया। कैसे प्लांट होंगे ये, ड्रॉफ, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स बोलते हैं इसको। Now see, animals like goat, sheep, giraffe, zebra, elephant, deer, chital, tiger, lion, etc. are found in this ecosystem. So because ये सारे animals जो है इनको जो एडिकेट इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट चाहिए होता है, it is the grassland ecosystem, okay, and similarly various birds, insects, microbes are present in this grassland ecosystem, okay। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसको ग्रासलैंड क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे ट्रीज़ ग्रो नहीं हो पाती। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इन एडिकेट रेनफॉल नहीं हो रहा, जिसके वजह से ट्री नहीं आ रही है, सिर्फ ग्रास प्रेजेंट है पूरे एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओके। नाउ सेकेंड वन, सी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, tertiary consumer, and who are the decomposer. For example, Parthenium cynodon is a producer, ठीक है। ये क्या है, सपोज दिस इज अ प्लांट, ओके। प्रोड्यूसर मतलब ये खाना खुद से बना रहे हैं अपना, ओके। क्या है नाम, Parthenium cynodon। अब इनको सबसे पहले कौन खाएगा, काउ, डियर, रैबिट, लेप्टोकॉर्सिया, दिस वर द फर्स्ट कंज्यूमर जो ये पैर्थेनियम साइनोडन को खाएंगे। फिर सेकेंडरी मतलब ये काउ, डियर, रैबिट, लेप्टोकॉर्सिया को कौन खाएगा, स्नेक्स, बर्ड्स, वोल्व्स, ये किनको खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, राइट। अब ये स्नेक, बर्ड्स, जैकल्स, वोल्फ को कौन खाएगा, लायन, हाइना, वल्चर एंड काइट, ओके। एंड ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये इनकी जब डेथ होगी तो क्या होगा, उनके ऊपर फंगाई एंड माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। एंड कौन से माइक्रोब एंड फंगाइज ग्रो करेंगे इस पे, फ्यूसेरियम एंड एस्पेरिलिगस। तो लायन को खाने वाला कौन है, फ्यूसेरियम एंड एस्पेरिलिगस, एंड दे विल गेट मिक्सड विद द सॉइल। एंड जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर से ये प्लांट ग्रो कर जाएगा, okay। This is how the cycle continues. I hope you have understood what I have tried to explain you. मैंने आपको ये बताया है कि प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे, एंड दिस डिकम्पोजर्स विल ईट दिस टर्शरी कंज्यूमर्स, ओके। दिस इज़ हाउ द साइकिल विल गो ऑन, ओके। सी, डू यू नो अबाउट 150 years ago दुधवा फॉरेस्ट वॉज द हैबिटेट फॉर सिंगल हॉर्न राइनो। अब अगर आपको पता है कि राइनो हैज़ एक्सटेंडेड, ठीक है, तो एक सिंगल फॉरेस्ट, एक अकेला फॉरेस्ट ऐसा था दुधवा फॉरेस्ट जहाँ पे एक सिंगल हॉर्न वाला राइनो था। बट इन 20th century दिस एनिमल बिकेम एक्सटेंड ड्यू टू रिलेंटिंग हंटिंग के वजह से ये जो राइनो थे, सिंगल हॉर्न राइनो, बिकॉज हंटिंग की जाती थी, इनको मार दिया जाता था, एंड दे वर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसलिए ये एनिमल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, दे हैव एक्सटेंडेड, ओके। ऑन 1st April 1984 दिस राइनो वॉज रिस्टोर्ड देयर। 1984 में ये सिंगल हॉर्न राइनो को वहाँ पे पाया गया था, कहाँ पे, दुधवा फॉरेस्ट के अंदर, ओके। There they were breed in captive and then released in their habitat, ठीक है। उनको क्या किया गया, ब्रीड किया गया ताकि उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया जाए, एंड देन उनको फिर रिलीज़ कर दिया गया था उनके हैबिटेट के यहाँ पे। एंड फॉर दिस 27 square kilometer ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट वेर राउंड द ईयर वाटर सोर्सेज वर अवेलेबल वर सिलेक्टेड। तो इनको
इनको हैबिटेट क्या दी गई थी, ऐसी जगह 27 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट एरिया दिया गया था जहाँ पे पूरे साल बारिश भी आती है एंड दिस वाटर सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर देम. ओके, 2 ऑब्जर्वेशंस वर स्टेब्लिश्ड एंड दोज एफर्ट्स आर सक्सेसफुल. ओके, यहाँ पे सिंगल हॉर्न राइनो जो है दे वर एक्सटेंटेड. तो जब उनको एक मिला राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो, व्हाट दे डिड, उन्होंने ब्रीड करवाया, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करवाया एंड देन वो जो सिंगल हॉर्न राइनो था उसको छोड़ दिया इन अ हैबिटेट जहाँ पे पूरे ईयर वाटर अवेलेबल था. ओके, सी कैन बी कॉल अ ट्री एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम. आप बुला सकते हो एक जो ट्री है उसको इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट इज़ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड. उसको किसको खाना देने की ज़रूरत नहीं है. सो डू यू थिंक ट्रीज आर एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम? See, trees are not an independent ecosystem because they are depending on sunlight, they are depending on water for their growth, right? उनको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, then उस पर fruits आते हैं. तो they are not an independent ecosystem, okay, because they also need something for their growth. They are growing through the process of photosynthesis. अगर उनको sunlight नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो they won't grow. ओके, देन उनको भी क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होता है. आपने देखा होगा जो हमारे प्लांट्स हम घर पे लगाते हैं वो भी सूख जाते हैं इफ़ दे डू नॉट गेट दैट अप्रोप्रिएट कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, राइट? हैंस वी कैन कंक्लूड कि जो ट्रीज़ होते हैं दे डू नॉट फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया, एक एरिया हो गया. तो एक कहीं पे भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ प्रेजेंट है, राइट? वहाँ पे लोग अपने घर भी बना लेते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं. तो ऐसा एक भी इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं. ओके, सी नेक्स्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन अ नेचुरल इकोसिस्टम, it's a natural ecosystem where variety of plants, animals and abiotic factors is found. This is how the forest ecosystem or evergreen forest ecosystem looks like. ये कैसा होगा? It will be a natural ecosystem जहाँ पे अलग अलग types के आपको plants, animals और abiotic factors देखने को मिलेंगे. Okay, so these are the 2 types of land biome, you can say grassland ecosystem, and second one is evergreen forest जहाँ पे variety of animals and plants देखने मिलेंगे and it will be a natural ecosystem. Okay, we love visiting this natural ecosystems, right? हमें natural जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है. We like visiting the mountains, right? तो आपको लोनावला जाना पसंद होगा, माथेरान, because there you will see this types of ecosystem. Okay, now do you know many ecosystems are conserved in around 520 centuries and national parks in India? ठीक है, कितने सेंचुरीज़ है? 520 सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम को कंजर्व करके मतलब बचा के रखा गया है. ओके, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी वेयर वाइट पैंथर और रेयर स्पीशीज़ इज़ कंजर्व्ड. ठीक है, तो एक वाइट पैंथर है, इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़, मतलब बहुत कम मिलते हैं वाइट पैंथर. उनको कहाँ पे कंजर्व करके रखा गया है? इन दी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क. ओके, देन एलिफेंट्स, वाइल्ड बेयर, wild buffaloes, deers, tiger, panthers are conserved at Kaziranga in Assam, and 2/3 of the total number of single horned rhino in the world is found at Kaziranga. तो अगर आपको कभी single horned rhino को देखना है तो you can visit Assam, Kaziranga. Okay, then the sanctuary at Bharatpur is famous for aquatic bird. पानी में रहने वाले जो bird होते हैं वो एक सेंचुरी है भरतपुर में. वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. इफ़ यू आर अ एनिमल लवर यू विल लव विजिटिंग दिस प्लेसेस. ओके, देन रणथंबोरे सेंचुरी इज़ फेमस फॉर टाइगर्स. अगर आपको टाइगर्स को देखना है यू कैन विजिट दिस रणथंबोरे सेंचुरी. देन गियर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द ओनली हैबिटेट और शेल्टर फॉर द स्पेक्टैक्युलर एशियाटिक लायन. अगर आपको एशियाटिक लायन देखना है तो यू कैन विजिट गुजरात in Gior forest in Gujarat because it is only one place where you can find this Asiatic lions. Okay, now the second biome which we saw is aquatic ecosystem, right? 70% of the earth
71% of the earth's surface is covered by water and only 29% has land on it, right? अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो यू कैन सी एंड यू कैन कंक्लूड ऑल्सो कि जो 71% हमारा अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% जो है उसके ऊपर लैंड है. Okay, therefore study of aquatic biomes becomes very important because see यहाँ पे aquatic biomes हम बोल रहे हैं, it is very much easy to say कि ये पानी में रहते हैं animals हैं या plants हैं, but when you go and research on them you will come to know various important features or them or various important functions which they can perform, and there might be possibilities कि in future कोई disease हो and उसका जो वायरस है, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस एनिमल्स जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती है, वायरसेस मिलता है, एंटीबायोटिक मिलती है, तो यू मस्ट बी अवेयर कि हमारे आसपास जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जो भी बर्ड्स है, दे कैन प्रोवाइड अस विद समथिंग इम्पॉर्टेंट. ओके, सी अकॉर्डिंग टू एरिया एक्वाटिक बायोम आर वाइड स्प्रेड एंड टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम आर. एक्वाटिक इकोसिस्टम कैसा होता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, क्रीक इकोसिस्टम, दिस आर वेरियस इकोसिस्टम्स. ओके, नाउ सी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? Ponds, lakes, rivers are included in aquatic ecosystem and the transition of energy in this ecosystem is through water currents and rivers. Transition होना मतलब यहाँ से वहाँ उसका वो वाटर जाना कैसे होता है? इट अकर्स थ्रू वाटर करेंट्स एंड रिवर्स. एंड एक्वाटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स के अंदर. ओके, नाउ डिकम्पोजर्स आर एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर. जब आप पानी में एकदम डीप देखोगे तो वहाँ पे डिकम्पोजर्स मतलब माइक्रोब्स एंड फंगाई प्रेजेंट होगा. तो एज आई सेड एक्वाटिक इकोसिस्टम पे स्टडी करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको जो वाटर रिसोर्स है उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट फंगाई एंड माइक्रोब्स मिल सकते हैं विच वी कैन यूज़ टू एक्चुअली what we can say कि degrade all the pollutant which are present in our environment. Okay, so they decompose dead bodies of the plants and animals and convert into abiotic factors. तो अभी ये जो decomposers present होते हैं, अब suppose पानी के अंदर कोई fish की death हो गई है तो क्या होगा? ये fungi and microorganism का काम होगा कि उनके body को decompose करे and उसको convert करे किस में? into abiotic factors. ठीक है, द सेम थिंग विल गो ऑन हियर. अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है एक्वाटिक इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड एनिलिट्स, दे विल ईट अप दिस प्रोड्यूसर्स कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रीला, अजोला, निटेला. ठीक है, इनको कौन खाएगा? एक्वाटिक इंसेक्ट्स, स्नेल्स, एनिलिट्स. अब एक्वाटिक इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड एनिलिट्स को कौन खाएगा? द स्मॉल फिशीज एंड फ्रॉग्स. ठीक है, एंड स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश एंड हिरॉन्स. एंड ये लार्ज फिश को कौन खाएगा? आफ्टर दे डाई बैक्टीरिया एंड फंगाई उन पर ग्रो करेंगे एंड दे विल डिकम्पोज देम इनटू अ बायोटिक फैक्टर. ओके, दिस इज हाउ द साइकिल कंटिन्यूज. ठीक है, नाउ मरीन इकोसिस्टम. मरीन प्लांट्स ग्रो इन दिस इकोसिस्टम. तो जो मरीन इकोसिस्टम है उसके अंदर कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे? मरीन प्लांट्स. ओके, शैलो वाटर कंटेन स्मॉल फिशेज, प्रॉन्स फीडिंग ऑन अलगे. राइट, जो अलगे प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर वो भी कौन से फिश का खाना है? इट इज़ द फीड ऑफ प्रॉन्स. ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सी हैज़ लेस नंबर ऑफ एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लार्ज फिशेज आर सेकेंडरी कंज्यूमर. वाई? बिकॉज सबसे पहले कौन खाता है उसको? प्राइमरी कंज्यूमर्स. राइट, and ocean has large amount of nutrients present in them and the bottom of ocean has more number of decomposers. as we discussed कि water reservoir के अंदर सबसे नीचे decomposers होते हैं जो fishes के body को, अलग अलग organisms which are present in the water, उनके body को decompose करते हैं and they convert them into abiotic factor. okay, see diminishment of ecosystem due to human interference. now human जो है वो हर जगह इंटरफियर करता है. नेचुरल इकोसिस्टम में भी इट इज़ इंटरफियरिंग, एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हम इंटरफियर कर रहे हैं, लैंड इकोसिस्टम में भी हम हर जगह इंटरफियर कर रहे हैं एंड दैट इज़ हैविंग अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन आवर एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट्स सी. Many human activities have side effects on function of ecosystem and cause their diminishment.
तो हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके वजह से इकोसिस्टम का जो फंक्शन है इट इज़ गेटिंग डिमिनिस्ड. ओके, एग्जाम्पल, हम माइनिंग कर रहे हैं, राइट, कोल की माइनिंग हो रही है, हम गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं. सो देर आर वेरियस माइनिंग प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन एंड एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, changing the use of land. So interactions between biotic and biotic factors are also getting affected. अगर आप naturally कोई चीज़ हो रही है उसमें आप interrupt करोगे तो obvious सी बात है कि जो भी interactions हो रहे थे biotic and abiotic factors में they will get affected and this different human activities will have different effects on ecosystem. राइट अगर आपको केदारनाथ का इंसिडेंट याद है तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर क्या हुआ था, पूरा जो एरिया था केदारनाथ इट वाज डिस्ट्रॉयड, राइट. तो यहाँ पे अगर ह्यूमन इंटरफियर करने लगेंगे तो ह्यूमन बीइंग विल हैव टू सफ़र. ओके, दे कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर और एक्सटेंशन ऑफ दी स्पीशीज़. क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा या तो एक्सटेंड ख़त्म ही हो जाएंगे सारे स्पीशीज़ ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस. ओके, now what are the human activities which are responsible for this diminishment of ecosystem? पहला क्या है, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. ना अब हम बोल सकते हैं कि हमारी गलती भी नहीं है बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बट द लैंड साइज इज़ रिमेनिंग द सेम. तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल हैव टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़ जिससे हम पॉपुलेशन को जितनी डिमांड है चीज़ों की उतना कंप्लीट कर सके, राइट. सो ह्यूमन्स आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम, राइट. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्सेज and this ecosystem can provide basic needs in normal condition. ecosystem हमें सब कुछ दे सकता है when it is normal but due to increased population men kept on snatching the natural resources on large scale. अब population increase हो रहा है, people need more space to live in, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, forest area को destroy कर रहे हैं. people need more water, वो वाटर को भी किसी तरह से एडजस्ट करने पे लगे हुए हैं. इंडस्ट्रीज़, उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ चाहिए जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है. इंडस्ट्रीज़ हैव स्टार्टेड पोल्यूटिंग द वाटर, दे आर पोल्यूटिंग द एयर. ठीक है, हमें फैसिलिटी चाहिए ऑफ फ्लाइंग इन द एयर, वहाँ पे डीजल वेस्ट हो रहा है, पेट्रोल वेस्ट हो रहा है और वेरियस गैसेस विच आर यूज्ड. देन वी नीड द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग इन ट्रेन, ट्रैवलिंग इन आर प्राइवेट कार्स. तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, वी आर जस्ट पोल्यूटिंग द आर एनवायरनमेंट, राइट. सो चेंजिंग लाइफ स्टाइल डिमांड्स मोर देन नेसेसरी. अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो तो इट विल डिमांड अस more than necessary things and that has increased on the ecosystem and has generated vast amount of waste. ठीक है, तो हम resources को use कर रहे हैं, it is okay, पर वो resources use करके what are the effects, what are the side effects we are facing और what are the disturbances which we are creating in our ecosystem, ये हम नहीं सोचते हैं, right. and हम सारी चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं नेचुरली पर हम वेस्ट को भी उतना ही जनरेट करते जा रहे हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ कि प्लास्टिक जो है उसको 10 लाख ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है. एंड नेचर के पास उतनी कैपेसिटी है कि इट कैन डिकम्पोज दोज प्लास्टिक, पर नेचर के पास सपोज़ इतनी कैपेसिटी है कि वो 1000 प्लास्टिक को ही डिकम्पोज कर सकता है. तो व्हाट अबाउट द रेस्ट, बिकॉज 100 प्लास्टिक्स तो हम दिन में 1000 प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं. तो अब नेचर की गलती है कि हम ह्यूमंस की गलती है, राइट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू सॉल्व दिस इशूज़. ओके, सी सेकेंड प्रॉब्लम इज़ अर्बनाइजेशन विच वी ह्यूमंस आर interfering with the ecosystem in. Now due to continuous process of urbanization, more and more agricultural land, marshland, wetland, forest and grasslands are been destroyed for building and other basic facilities around. Now अभी किसको खेती नहीं करनी, किसको फार्मर नहीं बनना, हम जो यूथ हैं उनको फार्मर नहीं बनना, तो what जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं. हमें नॉर्मल से प्लेस पे नहीं रहना, वी नीड टू हैव अ बिल्डिंग एंड हम उसमें रहेंगे, हमें बंगलो चाहिए, राइट. हमें अपनी पूरी जो नेसेसिटी है उसको कंप्लीट करना है, बट व्हाट अबाउट द इकोसिस्टम. तो हम अपनी नेसेसिटी कंप्लीट करने के चक्कर में वी आर इंटरफियरिंग विद द नेचुरल थिंग्स, राइट. इसके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मार्श लैंड्स को, वेटलैंड्स को, फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स को हम ख़राब कर रहे हैं, राइट. तो वी आर डिस्ट्रॉइंग ऑल दिस जस्ट फॉर व्हाट,
for completing our basic facilities, right? And as a result of this human interference, what we are doing, we are just either changing the ecosystem or we are completely destroying our ecosystem. Okay, तो second problem is urbanization. ठीक है. Third is industrialization and traffic. Now raw materials required for industrialization are obtained by destroying forest. तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी सामान बनता है, फ्रॉम वेयर दे गेट द रॉ मटेरियल, उन्हें फॉरेस्ट से मिलता है. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जा रही है, राइट. एंड दिस रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. अब हमें एक घर में सोफ़ा चाहिए होता है, वुडन से बना हुआ पूरा फर्नीचर चाहिए होता है, तो ये किससे बन रहा है? इट इज़ थ्रू फॉरेस्ट, राइट. And to provide the amenities for increased traffic, many time roads and railways are built through forest and wetlands. अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इस वजह से क्या किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट एरिया है उनको तोड़ के दे आर मेकिंग स्पेस ताकि वहाँ से व्हीकल्स पास ऑन हो सके. सो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक वी आर इंटरफियरिंग विद द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. देन नेक्स्ट इज टूरिज्म. People visit scenic places mainly for nature watch, entertainment and visit to secret places, right? We all go for this and a lot of amenities are created for this tourist. This causes destruction of local ecosystem due to increased stress. इसलिए टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट की जो भी नीड्स है कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरह के amenities को क्रिएट किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है, लोकल इकोसिस्टम जो है नॉर्मली जो चलता है उसके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर एंटरिंग दोज प्लेसेस टू विजिट देम. ओके. देन लार्ज डैम्स. नाउ डैम्स कवर वास्ट एरिया. डैम्स बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, सो द फॉरेस्ट और ग्रास लैंड इन दैट एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट. तो जो लैंड एरिया है उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड दिस डैम्स ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन द लोअर एरिया. अब ये डैम की वजह से क्या हो रहा है, लोअर एरिया के अंदर जो वाटर करंट प्रेजेंट होता है उसको भी डिक्रीज़ करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ विच द प्रीवियस इकोसिस्टम इन दैट रनिंग वाटर गेट्स डिस्ट्रॉयड. ठीक है, बिकॉज ये डैम्स कैसे बनाते हैं हम, जो पहले से पानी होता है उनसे ही कनेक्ट करता है ना इसको. तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो पहले से रनिंग वाटर था हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट. Now there's one question which is given, which biotic factors get affected due to a dam. अब डैम की वजह से कौन से बायोटिक फैक्टर्स हम अफेक्ट करा रहे हैं. Now this soil contains important nutrients, mineral salts and loam, right? And hence when the quality and quantity of the soil of the water gets affected by the dam due to storing of water, controlling flow, digging reservoir, then these abiotic factors are impacted एंड दी एनवायरमेंट ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. तो कौन से बायोटिक फैक्टर्स जा रहे हैं यहाँ पे, मेनली यहाँ पे सॉइल में ही इशू आएगा, बिकॉज सॉइल के पास सारे न्यूट्रिएंट हैं. आपको पता है डैम का जो वाटर फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इस वजह से वो सॉइल जो है वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के चांसेस है. या वहाँ पे यू विल बी कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल, जिसके वजह से सॉइल पे स्ट्रेस आएगा, राइट. सो दिस आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. ओके. Now next is wars. Now difference and competition over land, water, mineral resources और some economic and political reason के वजह से wars हो जाता है among us, like among human races, and heavy bombing and mine explosions are done in wars, right. जब भी war होता है तो bombs फेंके जाते हैं and बहुत ज़्यादा stress हम फेस करते हैं उस टाइम, राइट. तो वहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही फेस नहीं करते हैं, नेचुरली भी हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे होते हैं. ओके. सो दिस आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय द नेचुरल इकोसिस्टम एंड दस नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, ड्राउट्स एंड ह्यूमन इंटरफियरेंसेस रिजल्ट इन चेंजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम. अब हमने वॉर तो कर दिया बट दैट में रिजल्ट इन earthquake, volcano, floods and all. Okay. Now natural ecosystem must be protected as they maintain balance in the biosphere. Natural ecosystem जो है हमें उनके साथ कभी interfere नहीं करना चाहिए because they are maintaining a balance in the ecosystem in our biosphere. Okay. So we are done with the lesson. I hope you are clear with all the terms, all the concepts which are included in this lesson. So thank you everyone.